जो आज जातिगत वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जिन अनुसूचित जाति के लोगों को 1950 में आरक्षण लागू हुआ, आज भी 15% अनुसूचित जाति के लोगों को कि इस देश के अंदर आज तक 15% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। तो वो जो उनकी विचारधारा थी कि जब देश में जातिगत समानता हो जाए तब आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर देना चाहिए। जब भी एक आदिवासी के ऊपर एक नेता भाजपा का पेशाब करता, देश में पूरा जो है वो पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी के सीएम है। बात है कि कोविद जैसे राष्ट्रपति जो है देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दें, और उस एजुकेशन में उसके हाथ में आप कटोरा थमा दोगे तो वो पटवारी कलेक्टर नहीं भिखारी बनेगा। नमस्कार, मैं हूं जागो हिंद न्यूज से मयंक शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के महासचिव और पूर्व में बहुजनों के नेता कहे जाने वाले सुनील बोरसे जी। आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आरक्षण के लिए बात कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से आरक्षण को लेकर के भारत में क्या स्थिति है। नमस्कार बोरसे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार। आरक्षण को लेकर के आप लोग बड़ी लंबी समय से लड़ाई लड़ते आए हैं। आरक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं, कहां से आरक्षण की शुरुआत हुई और प्रारंभिक बिंदुओं से हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए साहब, आरक्षण का मसला बड़ा गंभीर है और आप सब लोग जानते हैं कि ये देश वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ और काफ़ी समय से देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ में छुआछूत थी, भेदभाव था। उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, उनको पढ़ने लिखने के अधिकारों से वंचित रखा गया। आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, इन तमाम चीज़ों से उनको दूर रखा गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज़ादी की सब शुरुआत हुई थी तो एक तरफ एक समुदाय, एक संगठन मान लें कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी देश के अंदर ऐसी अछूत जाति में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने बचपन काल से ही उनके साथ जो भेदभाव छुआछूत हुआ उसको उन्होंने गंभीरता से देखा और उन्होंने इस बात को उसी समय से कहना शुरू किया, अंग्रेज़ों के समय, कि देश को आज़ादी तो मिलना चाहिए और आज़ादी की लड़ाई चल रही है। लेकिन आज भी जो लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को गुलाम कह रहे हैं, इस देश के अंदर गुलामों के भी गुलाम हैं, उनकी आज़ादी की बात कौन करेगा। तब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को लड़ा और गुलामों के बारे में जब जानकारी हुई कि गुलाम हैं वो तो पढ़ भी सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं और मंदिर भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे, जिनकी संख्या ज़्यादा थी, उनके साथ भेदभाव था कि उनको पानी तक नहीं पिया जाता था, उनको जानवरों का सम्मान था लेकिन उनका सम्मान नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और ये लंबी बात है वार्तालाप में, लेकिन देश जब आज़ाद हुआ और संविधान बनाने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और तमाम सारे कांग्रेस के नेताओं ने आग्रहपूर्ण, क्योंकि जब बात आई कि संविधान कौन बनाएगा तो सारे विश्व के लोगों ने इस बारे में जानकारी दी कि डॉक्टर अम्बेडकर से अच्छा संविधान कोई नहीं बना सकता, और एक कमेटी बनी और उसके बारे में सबको पता है कि किनके कितना योगदान। कमेटी की चेयरमैन बने। हाँ, चेयरमैन बने और चेयरमैन बनने के बाद में उन्होंने जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, जिसमें उन्होंने उन जातियों को जो 6743 जातियों में बटी हुई थी, उस जातियों में उन्होंने जब उसको शेड्यूल में बनाया तो अनुसूचित जाति के जो अनटचेबल लोग हैं, जिनको छूने से भी अछूत माना जाता था, जिनके छुआ कोई छूत पीता नहीं था पानी या उनको करीब नहीं बिठाया जाता था, उन लोगों का एक उन्होंने शेड्यूल बनाया जाति, जिसमें कई कास्ट हैं, महार हैं, चमार हैं, अहिरवार हैं, वाल्मीकि हैं, बंसकार हैं, धानुक हैं, तमाम सारी बातें, खंगार हैं। तो उनकी एक शेड्यूल बना करके उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट नाम दिया, अनुसूचित जाति। अभी वर्तमान समय में संघ के और भाजपा के राज में भाजपा की और कांग्रेस के प्रति क्या डिफरेंस है आरक्षण को लेकर के? भाजपा की क्या मानसिकता है और कांग्रेस की क्या मानसिकता? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, मैं बात कहने में नहीं चूकता, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, मैंने आपको बताया कि इन तमाम सारी चीज़ों को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर, जो अनटचेबल लोग थे, अनुसूचित जाति, जंगल में रहने वाले थे वो जनजाति, और जो सचूत शूद्र थे ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, उनको उन्होंने बैकवर्ड में रखा। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जातिगत आधार पर वर्गीकरण,
हम आपको बता दें कि जो जातिगत आरक्षण की बात हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्रीमी लेयर की बात जिसमें कही गई है, जिसमें ओबीसी क्रीमी लेयर की बात हम लोगों को जानते हैं, एससी और एसटी में भी अब एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर की बात कही गई। लेकिन ये क्रीमी लेयर की बात माननीय न्यायालय ने कही है तो कहीं ना कहीं ये बात तो यथार्थ है। जब जातिगत जनगणना की बात पूरा विपक्ष कर सकता है तो वो उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का वर्गीकरण करने की बात तो न्यायोचित है। न्यायालय देखिए, जो आरक्षण की बात है और क्रिमिनल की बात है, ये आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। सबसे पहले तो न्यायाधीशों को इस बात को समझना चाहिए, जो इस बात की बात करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण दिया गया, ये कोई आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था कि आर्थिक सुधार के लिए। उनको सामाजिक, उनके साथ में भेदभाव किया गया, उनको अनटचेबल रखा गया, उनको छुआछूत किया गया, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन आरक्षण के विरोध में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि आरक्षणवादी लोग दोहरी तलवार से काम करते हैं। पहले कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ जिससे आपको ज़्यादा हिस्सेदारी मिल जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट उनके हिस्से के आरक्षण के आधार पर, उनकी जनगणना के आधार पर क्रीमी लेयर के माध्यम से आरक्षण की बात करते हैं तो उसका आप विरोध करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, 1950 में आरक्षण लागू हुआ। जो आज जातिगत वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जिन अनुसूचित जाति के लोगों को 1950 में आरक्षण लागू हुआ, आज भी 15% अनुसूचित जाति के लोगों को देश के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। आपको जानकर अफसोस होगा कि इस देश के अंदर आज तक 15% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। अभी भी आप सर्वे करेंगे तो अभी भी बैकलॉग खाली है। उन्होंने नॉट सूटेबल करके जो है अभी तक लोगों को, जबकि प्रावधान था 10 साल तक आरक्षण का, अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान दिया था 10 साल के अंदर आप फुलफिल कर दें और सामाजिक गैर बराबरी व्यवस्था को सामाजिक बराबरी कर दें कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। कोई आरक्षण विरोधी लोग यही कहते हैं कि देश में आरक्षण को लेकर के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम सब उनका सम्मान करते हैं, देश के संविधान के निर्माता थे, तो वो जो उनकी विचारधारा थी कि जब देश में जातिगत समानता हो जाए तब आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद, मेरी बात सुन ले, मेरी आपने बात की, लेकिन आज़ादी के कितने साल हो गए? 78 साल हो गए, कितने 80 से। आज भी एक आदिवासी के ऊपर एक नेता भाजपा का पेशाब करता है, जातिगत आधार कर उसको गाली दिया। पिछले साल की घटना नहीं, उसके हाँ में घटित हुई है ना। उसके साथ में कहीं अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को निवस किया जाता है और धरातल पे पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, जो पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं उनको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में गिने चुने 2-4 लोग ही हैं, अगड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हैं। देश में पूरा जो है वो पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी के सीएम है। देखिए, अभी आपको ये जो परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की होगी वो कहीं ना कहीं साकार होती थी। नहीं, ये तो लोकतंत्र में जहाँ जहाँ पर लोगों को समझ में आया वहाँ पर में बदलाव हुआ है। जहाँ तक आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, कोविंद जी की बात कर रहे हैं और आपको मुर्मू जी की बात कर रहे हैं, आज भी कोविंद जी एक मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उनको ब्रह्मा जी के यहाँ पे राजस्थान में जो पुष्कर का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे कि वहाँ के पुजारियों ने उनको दर्शन करने नहीं दिया। बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचने के बाद में जातिगत व्यवस्था बरकरार है। इस देश के अंदर जातिगत व्यवस्था खत्म होना चाहिए, ना कि जो है आपकी आर्थिक सुधार की बात हो रही। बात है कि कोविंद जैसे राष्ट्रपति जो है देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दी। हमारी लड़ाई तो ये कि हम तो नहीं चाहते आरक्षण, हम चाहते हैं समान शिक्षा हो और समान व्यवहार हो। अगर इस देश के अंदर दून क्लास में पढ़ने वाले लड़के को आप सरकारी स्कूल के बच्चे से कंपैरिजन करेंगे और उससे कहेंगे कि आरक्षण का लाभ ले रहा है करके, जिस सरकारी स्कूल में आज बचपन से ही, स्कूल से ही उसके हाथ में कलम की जगह कटोरा थमा दिया गया, मध्याह्न भोजन के तहत उसको बेकार। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि केवल एसटी, एससी या ओबीसी के ही बच्चे पढ़ते हैं, अदर समाज के, हमारे मुस्लिम भाई सारे लोग पढ़ते हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये तर्क ठीक नहीं हो सकता कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तर्क तो होगा कि सरकार की नीति ऐसी होना चाहिए कि शिक्षा जो फाउंडेशन है, एजुकेशन, शिक्षा में सुधार। अगर जिस स्कूल में पट्टी है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो छत नहीं है, पेड़ के नीचे आज़ादी के बाद भी आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, मास्टर नहीं है। आज भी मध्याह्न भोजन से बच्चों को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो स्कूल में आके पढ़े।
वह अनार का नहीं समझ में आते हैं, मध्याह्न भोजन के नाम से वो कटोरा लेकर आते हैं कि दाल और दलिया खाने को मिलेगा। लोगों की फाउंडेशन जो न्यू होती है, देश की न्यू होती है बच्चा, एजुकेशन, और उस एजुकेशन में उसके हाथ में आप कटोरा थमा दोगे तो वो पटवारी कलेक्टर नहीं भिखारी बनेगा। और हमारी लड़ाई यही है कि समान व्यवहार होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए। आप एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा नीति को आपने इतना महंगा कर दिया है कि आज KG1 में जाकर के आप एडमिशन जो है राजनीतिक प्रेशर लगाना पड़ता है कि यार फलाने सागर पब्लिक स्कूल में किसी नेता का फ़ोन लगा दें, वहाँ एडमिशन कराएं। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में बहुत मुश्किल जा पाता है, आज भी नदी नालों को क्रॉस करके जाता है, आज भी उसको जो है वहाँ पर मूल सुविधाएं नहीं मिलती, और मध्याह्न भोजन के नाम पर उनको बुलाया जाता है। मास्टर जो है उनको खुद को ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर कहीं भी सर्वे नहीं होता कि मास्टर पढ़ा क्या रहा है। आप दून स्कूल में KG1 के क्लास से जो है आदमी अंग्रेजी पढ़ता है, यहाँ आप सरकारी स्कूल में 6वीं क्लास फिर उससे कंपेरिजन करोगे कि ये सरकारी में बात। इसीलिए जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, इसीलिए आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण एक सुव्यवस्था है, वो उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जाति के आधार पर जो आरक्षण की बात की गई वो आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। जिसमें आपने जो बच्चों की बात कही कि भाई बच्चे जो गरीब हैं वो शासकीय स्कूलों में जाते हैं, वो कैसे कंपटीशन फेस करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बात को लेके कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के लोग भी उस चीज़ को आग्रह करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले 1950 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई थी, 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, 7.5% जो आदिवासी को मिलना चाहिए था, उसको तो लागू कर दो। आज़ादी के इतने सालों वर्षों के बाद भी आपने अभी तक 1950 में जो आरक्षण का लाभ मिला था अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। आज जो आरक्षण विरोधी लोग हैं इस बात में सशंकित हैं कि आज भी सरकारी डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं, लेकिन 1950 का आरक्षण भी आजकल अभी भी फुलफिल नहीं हुआ। आप पिछले काल में देखेंगे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उनकी सरकार में 1 लाख के तहत विशेष भर्ती अभियान चलाया था, जिसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां मिली थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कोई नौकरी नहीं है। रिटायरमेंट की अवधि जो है 60 साल से 58 साल हुई थी, फिर 60 साल हुई, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। भाई रिटायरमेंट की अवधि आप बढ़ा रहे हो क्योंकि उनको आपको पैसा देना है, उनकी जो जमा खजाने में पैसा नहीं है तो आप लंबित कर रहे हैं। हाँ, आपके पास खजाने में पैसा नहीं है तो आपने उस ओल्ड एज का आदमी जो काम का नहीं है उसकी 60 से 62 कर रहे हैं। 62 से डॉक्टरों की तो 65 कर दिए। आपको पता होगा कि डॉक्टरों की 65 कर दिए। अरे भाई आप एक्सटेंशन अलग से एक्सटेंशन दे रहे हैं तो आप 65 और 67 और 70 कर रहे हो। जो लड़का अभी 25 साल का है, जो 30 साल का है, वो 35 का हो जाएगा, और एज हो जाएगा, आपकी पोस्टें खाली नहीं होंगी, कैसे होगा। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जो लोगों ने उसको क्रिमिनल की बात की है, जाति वर्गीकरण की बात की है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इस देश के अंदर कभी न्यायाधीश ने इस बात में नहीं कहा और कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया कि एक आदिवासी के ऊपर एक पेशाब करता है, पूरी दुनिया ने उसको देखा है, उसको सजाए इतनी खतरनाक देना चाहिए कि पूरे देश के लोग एट्रोसिटीज करने से भयभीत हों। आज तक हाई कोर्ट का हो या सिविल जिला कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, कभी आपको न्यूज़ सुनने को नहीं मिली होगी कि जिसने आदिवासी के ऊपर पेशाब की है, जिसने मल किसी को खिलाया, या किसी ने घोड़ी पर बारात रोक दी है, या किसी को जो है निवस करके नंगा घुमाया गया, या उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। देवास में तो एट्रोसिटी एक्ट है, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट का कोई ऐसा फैसला मुझे सुना दो कि जिसको सजाए मौत हुई हो। ऐसा कोई न्यायाधीश का स्टेटमेंट सुना दो। उसमें प्रावधान सजाए मौत का है। उसमें 302 से भी खतरनाक धारा एट्रोसिटी, लेकिन उसको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है, इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है कि लास्ट में ला करके पुलिस वालों की जेब भरती है, थाने में जो है सौदा करा देते हैं, दोनों पार्टी को बैठा लेते हैं और समझौता करा करके उसको जो है सरकार से कुछ मुआवजा दिला देते हैं और सामने वाले को बचा। मुझे बताओ ना, आप लोग सब लोग न्यूज़ चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कोई सा फैसला अभी तक आया कि फलाना ने जातिगत आधार पर से इसके साथ एट्रोसिटी किया था और इसे 10 साल की सजा या इसको 20 साल की सजा या इसको सजा मौत होती है। आपको देवास में देखा होगा 3 बहनों को दफन कर दिया था, अनुसूचित जाति की थी, और कई जगह पर जो है सर धड़ से अलग कर दिए, कई लोगों की हत्याएं कर दी, कई लोगों के बलात्कार हो गए। लेकिन इस मसले में संज्ञान में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आरक्षण का वर्गीकरण
ये नहीं होना चाहिए। ये आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इसमें सामाजिक आधार पर सबका सम्मान होना चाहिए। और जो बात अम्बेडकर जी ने कही थी, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इस बात को उन्हें फॉलो करना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के हक में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है लेकिन कानून नहीं बना सकती। ये फैसला संसद भवन में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुनील बोरसे जी, जिन्होंने आरक्षण के महत्वपूर्ण और छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा की और हमने उनसे सवाल भी करे कि आरक्षण विरोधी लोग किस प्रकार की बात करते हैं, तो उन्होंने आरक्षण विरोधी लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। धन्यवाद। आप बहुत बधाई। नमस्कार।